एरिथमेटिक डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कि R एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू होगा R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें आप लोग लिखिए कि पहले RT क्या है हमारे पास। RT क्या है? RT है हमारे पास रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। R नोट क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। देखो अब तक हमने एक जरा सी एक बात हमें पता थी कि वही आरटी क्या है? आरटी हमारा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें पता था कि मान लो कोई कंडक्टर है या मान लो कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ता कैसे है कि मान लो इसके अंदर पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स आपस में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ गैप होगा या इनको आपस में टकराने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत तेज मोशन करने लगता है और बहुत तेज जाके उससे टकरा देता है। तो इनके बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनके बीच का जो कोलिजन होगा वो ज्यादा फास्टर होगा, जिसके कारण से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और जो फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन है, जो फ्री मोशन हो रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से। ये तो एक थोड़ी सी डीप वाली बात थी। अब इस फॉर्मूले में देखो कि रेजिस्टेंस बढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, कितने टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, उस बात का जो पता चलेगा वो पता चलेगा हमको किससे, इस आरटी वाले फॉर्मूले से। रिपीट कर दो। ओके, चलो एक बार ऐसा और। आर नोट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, ये तो फिर 0 रखने से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे। 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में यूज करेंगे, वो होता है 273 केल्विन। ओके, और 0 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी कुछ। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन 0 नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस है सिंपल सिंपल, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, भाई आप कभी पॉपकॉर्न वगैरह घर में बनाए हो तो क्या होता है, सीधा आप उसको बॉईल करते हो तो पॉपकॉर्न थोड़ी देर में क्या होता है, बन जाता है, ये खाना पक जाता है। तो सिंपल होता क्या है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो मोशन एकदम तेज करना स्टार्ट कर देते हैं। सीधी सी बात है, उन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई, उनका मोशन तेज हो गया, वो आपस में एक दूसरे से पहले से ज्यादा तेज से कोलाइड करेंगे। तो जैसे ही ज्यादा तेज कोलाइड करेंगे वो उसका रेजिस्टेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट को रोकने में काम करता है। अगर कंडक्टर खाली है, उसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन बहुत तेज हो रहा है उसके बीच में, तो वो जो करंट फ्लो होना था वो उसको थोड़ा सा रजिस्ट कर देते हैं, जिसके कारण आपका जो करंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कुल मिला के ये इतना भी काम का नहीं है, थोड़ा सा बस मैंने आपको आइडिया दिया कि होता क्या है उसके अंदर। बाकी जो काम का है हमारे वो है ये फॉर्मूला। आपसे पूछ लेगा कि रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे ये आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। अच्छा, ये क्या है, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अलग होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कॉपर है, तो कॉपर में हो सकता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कोई ज्यादा चेंज ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास मैग्नीन हो, तो मैग्नीन में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो वो जो सारी जो चीज है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल। पूरा लिख लो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस से आप मान लो 5 डिग्री सेल्सियस तक आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया या 10 डिग्री सेल्सियस तक चेंज कर दिया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन वो हो गया। अल्फा हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया, जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा। और 1 एक कोएफिशिएंट, और आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस।
और आरटी जो इंक्रीज रेजिस्टेंस होगा, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो होगा आरटी। अब आप मुझे ये बताओ कि आरटी की वैल्यू ज्यादा होगी या आर नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, कौन बताएगा? किसी को समझ नहीं आया ये वाला एक्सप्रेशन कितना? आरटी। आरटी की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि आरटी जो है वो इंक्रीज टेम्परेचर पे है, यानी ज्यादा टेम्परेचर पे है। तो ज्यादा लेकिन ये किस केस में है, ध्यान रखो, ये सिर्फ फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के केस में ही इंक्रीज होगा, क्योंकि उनके केस में अल्फा जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। लिख लो, फॉर कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव, और फॉर सेमी कंडक्टर्स। भैया एक चीज पूछनी थी मेरे को, हाँ अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो फिर तो आरटी कम हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा, लेकिन देखो तो फिर हमेशा थोड़ी नहीं नहीं नहीं, देखो ये मान लो आर नॉट, आरटी कुछ आर नॉट से कम नहीं हो पाएगा, बढ़ा रहे। कम होगा, लेकिन वो किसके कंपेयर में कम होगा, जो पहले इंक्रीज टेम्परेचर था। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो R10 आपने निकाल दिया, कुछ वैल्यू होगी। अब आप इसको कम करोगे, 5 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओगे, तो ये R5 होगा, लेकिन ये R5 भी R0 से ज्यादा होगा। तो 10 के हिसाब से, 10 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तो ये कम होगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से तो ये ज्यादा ही रहेगा। ये फॉर्मूले की कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है कि 0 डिग्री सेल्सियस से वो ज्यादा ही रहेगा रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर में जैसे ही आप बढ़ाओगे, क्योंकि और यहां पर क्या है कि अल्फा पॉजिटिव है। सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है सेमीकंडक्टर के केस में। लेकिन कंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर हमारा लेटर चैप्टर में आएगा, तब हम उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये कंडक्टर के केस में आप लिखेंगे कि अल्फा जो होता है कंडक्टर के लिए वो पॉजिटिव होता है। तो ये फॉर्मूला वैलिड इस तरीके से होता है। इतनी लिख लो, इसके बाद में आगे कुछ इसमें बातें लिखाता हूं आपको। लिख लिया? अब लिखो, फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव। पॉजिटिव अल्फा का मतलब है जब चेंज प्रॉपर होगा, अब इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स, और क्या है, और है हमारे पास एलॉयस, मिक्सचर। इन दोनों केस में जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है, यानी अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा नेगेटिव सेमीकंडक्टर के लिए, और कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां से अल्फा का एक्सप्रेशन अगर आपके पास फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, क्वेश्चन लिखिए इस तरीके से, एक्सप्रेशन फॉर अल्फा अगर आपके पास फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कैसे करेंगे? आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आर टी बाय आर नॉट माइनस का 1, एक स्टेप में कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, चलो अलग अलग स्टेप में कर देता हूँ। चलो, आर टी बाय आर नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 उधर चला जाएगा, आर टी बाय आर नॉट माइनस का 1 इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब ये डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, तो अल्फा आपके पास हो जाएगा 1 बाय डेल्टा टी आर टी अपॉन आर नॉट माइनस का 1, और आर टी माइनस आर नॉट डेल्टा टी, ये आपके पास किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, देखो, कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, सिंपल। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव का मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, 1 2 3 4। नेगेटिव मतलब -1 -2, इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसमें आपको कहा है कि अगर फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो हमने अभी अल्फा देखा था, अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में। अब आपको सिर्फ अल्फा का फॉर्मूला फाइंड आउट करना, रेजिस्टेंस का नहीं। तो हम इस रेजिस्टेंस, नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार। मेरी आवाज आ रही है सबको? अब एक बार प्लीज बता दो।
आ रही है आवाज? ऑनलाइन पढ़ाना कितना मुश्किल है, कभी तो समझो, थोड़ा हाँ तो भैया। कोऑपरेट करो। है ठीक है, चलो स्लो मोशन हो रहा है मेरे। चलो कोई नहीं। अब ध्यान से देखो, कहाँ थे हम? हमारे पास ये फॉर्मूला था आर टी इजिकल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से हमने अल्फा की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करी थी, आर टी अपॉन आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर टी बाय आर नॉट माइनस का वन अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा हमारे पास आ गया सिंपल सिंपल वन बाय डेल्टा टी आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट। ठीक है, ये हमें क्या बताता है ये एक्सप्रेशन? एक तो इस एक्सप्रेशन से हमें यूनिट पता चल सकती है। अब आप लोग मुझे बताओ कि अल्फा की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? इस एक्सप्रेशन को देख के ही कुछ बता दो कि अल्फा की यूनिट क्या होगी। कौन बताएगा? एनीवन? ओम मेरे होगी। साथ तो कुछ भी नहीं। भैया अल्फा भैया केल्विन केल्विन या सेल्सियस। भैया 1/केल्विन होगी। 1/केल्विन होगी। हाँ वही बनो केल्विन इनवर्स केल्विन इनवर्स या सेल्सियस इनवर्स। टेम्परेचर जिसमें लेंगे उसमें हम ये लेंगे। ठीक है, देखो ये रेजिस्टेंस है दोनों, तो इन दोनों की यूनिट ओम ही होगी। नीचे आर नोट है, उसकी यूनिट भी ओम होगी, तो ओम से ओम तो कैंसिल। केवल यहाँ पर जो फैक्टर आया यूनिट वाला वो आया डेल्टा टी। तो आइदर केल्विन इनवर्स और आइदर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होगी। और क्या है देखो, अल्फा जो है, अल्फा क्या हमारे पास है? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये चीज याद रखने वाली बात है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ज्यादा अच्छे कंडक्टर के लिए ये वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी, क्या लगता है? अभी इसका क्वेश्चन हम करेंगे। भैया ज्यादा ही। अच्छे कंडक्टर के लिए ये वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस। चलो इस पे अभी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा इस एक मिनट इसको डिफाइन भी अभी हमने करना है। देखो अब इस पे इसकी डेफिनेशन हम, होगी। ज्यादा होगी। थोड़ी आवाज आप लोगों की कट रही है। अभी अभी एक क्वेश्चन इस पे हम करेंगे कि क्यों ज्यादा होगी। ठीक है, अभी आपने ये अल्फा निकाल लिया। अब अल्फा को डिफाइन करने के लिए अगर आपके पास आ जाए डिफाइन अल्फा, तो आप कैसे अल्फा को डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो देखिए आप फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले आर टी इज ओ, अल्फा वाला फॉर्मूला लिखेंगे आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर आप आर नोट को 1 ओम कर भैया दीजिएगा। अगर हाँ जी, क्वेश्चन में आपकी आवाज कट रही है। टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है तो हम सेल्सियस में निकाल सकते हैं ना अल्फा। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, यूनिट आप सेल्सियस इनवर्स लिख देना बस। ओके भैया। ठीक है, देखो अगर आर नोट आपका 1 ओम है और चेंज इन टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेल्सियस है, तो अल्फा जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा आर टी माइनस का आर नोट। एक तक बात पे, ठीक है, यहाँ पर आपने 1 ओम डाल दिया और यहाँ पर आपने 1 डिग्री सेल्सियस डाल दिया, तो अल्फा आ जाएगा आपके पास आर टी माइनस आर नोट। ठीक है, तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट of resistance of any material is changed in resistance by 1 degree Celsius. Change in temperature if original resistance 1 ओम। क्या कहता है कि जो अल्फा होगा वो आपका चेंज इन रेजिस्टेंस होगा कब? जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज पर आपके पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, और उसके बाद जो आपके पास टेम्परेचर चेंज हुआ
वो आपका 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफाइंड होता है, इट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन द टेम्परेचर चेंज इज 1 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो आर नोट जब आप 1 ओम ले लेंगे और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे तो अल्फा डिफाइंड होगा आपका आर टी माइनस आर नोट यानी चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आए ये डेफिनेशन आप लिख दोगे इस तरीके से, ये फॉर्मूला पहले एक मिनट, वो अल्फा वाला फॉर्मूला, ये प्रॉपर अल्फा का फॉर्मूला लिखना, आर नोट को 1 कर देना, डेल्टा टी को 1 कर देना, ये आ जाएगा और इसको डिफाइन करके इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखो अगली इसमें हेडिंग डालो। अच्छा लिख लिया था वो सबने, किसी का रह तो नहीं गया? लिख लिया भैया। लिख लिया। अच्छा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है अल्फा का? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा मतलब क्या पता चलता है इस अल्फा से, ये भला क्या है अल्फा? इतनी देर से अल्फा अल्फा हो गया, दिमाग खराब हो गया, थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिर पता क्या चल रहा है हमें इस अल्फा से। देखो पहली चीज तो ये है कि इट इज द, लिख लिया है वैसे तो आपने, फिर भी लिख लो इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। ठीक है, अब अल्फा जितना ज्यादा होगा, अभी हमने देखा क्या आया था, अल्फा आया था हमारे पास आर टी माइनस आर नोट। ठीक है, या ओरिजिनल फॉर्मूला भी देखे ये, तो जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा चेंज इन रेजिस्टेंस होगा। मोर इज द अल्फा, मोर इज द अल्फा, मोर इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा अल्फा की वैल्यू होगी उतना ज्यादा ही रेजिस्टेंस के अंदर भी वेरिएशन आएगा। यानी अगर अल्फा ज्यादा है तो आप टेम्परेचर चाहे थोड़ा सा भी बढ़ा दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अल्फा कम है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। एक बार दोबारा फॉर्मूले से समझ लेते हैं, नहीं समझ में आया, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो अगर मान लो आपने डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अल्फा की वैल्यू 1 है तो ये 1 मल्टीपल होगा इसके, और अब यही अल्फा की वैल्यू 5 है तो 5 डिग्री सेल्सियस पे तो ये तो 25 ऐड हो जाएगा अब इसमें, सिंपल 5 इंटू 5, यानी जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा ही आपका रेजिस्टेंस में चेंज होगा। तो मोर इज द अल्फा, मोर इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। एक बात ये आपसे, बाय रेजिस्टेंस बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमें इस अल्फा की वैल्यू से पता चलती है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि राइट, भैया सेकंड पॉइंट बोला था ना। देखो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि मोर इज द अल्फा, अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मोर इज द चेंज इन रेजिस्टेंस बाय चेंज इन टेम्परेचर। यही मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि आर टी किन पे डिपेंड करता है, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पे। अगर आप मान लो ये डेल्टा टी को 5 डिग्री सेल्सियस आपका चेंज आया, अल्फा आपका 1 है, कम है अल्फा, तो ये अब पूरी इक्वेशन में कितना ऐड होगा, 1 प्लस 5। और यही अल्फा आपका मान लो 5 हो, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये अल्फा आपका 5 हो तो 5 इंटू 5, तो ये अब इक्वेशन में 25 की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यानी कुल मिला के जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ही ज्यादा आपका रेजिस्टेंस में चेंज होगा, यानी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने में। क्लियर हुआ प्रियांश जी? ठीक है, मोर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, मोर इज द चेंज इन टेम्परेचर। अगला देखो, कह रहा है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टर वायर, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टर वायर। आप मार्केट में कोई वायर खरीदने जाओ, ठीक है, अब तो हम फिजिक्स पढ़े लिखे हैं तो हम क्या देखेंगे वायर में, या जो इलेक्ट्रिशियन होगा उसको अल्फा और ये सब तो नहीं पता होगा, लेकिन वो 2 चीजें जरूर करेगा कि देखो अल्फा उसका कैसा होना चाहिए वायर का, अल्फा इज लेस होना चाहिए। क्यों लेस होना चाहिए ये बात, स्टैंडर्ड के बाद से लिखा है स्टैंडर्ड रजिस्टर वायर, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड रजिस्टर वायर। ठीक है, अल्फा इज लेस, पहली प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताओगे कि रजिस्टर वायर जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड मतलब अच्छी क्वालिटी की, ब्रांडेड क्वालिटी की, जिसको हम स्टैंडर्ड मान सके, एक कहते हैं ना स्टैंडर्ड क्लास है वो वाली, तो स्टैंडर्ड क्लास की ये वायर होनी चाहिए यानी रजिस्टर वायर। तो कौन से अल्फा लेस क्यों होना चाहिए आप लोग मुझे बताओ अभी। दूसरा, उसकी रो इज हाई, यानी उसकी रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। क्योंकि
अल्फा कम होगा तो भैया चेंज इन रेजिस्टेंस भी कम होगा। हाँ, यानी आप सपोज करो आप एक वायर खरीद के लाए, ठीक है, इस तरीके से वायर आप खरीद के ले आए, तो कभी बाई चांस पीछे से ज्यादा टेम्परेचर फ्लो हो गया या मतलब ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा आपका। अगर इस वायर का अल्फा कम होगा तो आप में आरटी में चेंज होने की संभावनाएं कम होंगी, अगर अल्फा ज्यादा होगा तो आरटी ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं बूझ रहे आपको? देखो, अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी तो आरटी की वैल्यू ज्यादा चेंज हो ये सब जाएगी। दुकान पे जाके देखेंगे कैसे। वो वायर्स में ना लिखा होता है, आप उससे पूछ लो कि मुझे ये अल्फा की वैल्यू क्या है, यानी इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, या इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो भले ही उसको नहीं पता हो, लेकिन जिस डब्बे में वायर आती है उस डब्बे में कहीं ना कहीं मेंशन जरूर होता है, ठीक है। तो एक तरीके से हमको पता है कि अल्फा हमें कम चाहिए, तो कम अल्फा होगा तो रेजिस्टेंस में चेंज कम होगा, रेजिस्टेंस में चेंज कम होगा तो वायर अपनी ओरिजिनल उसमें ही रहेगी। अगर रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम पास होगा। एक अच्छे कंडक्टर के लिए क्या चाहिए आपको? एक अच्छे कंडक्टर के लिए चाहिए, देखो ये रेजिस्टेंस कम। हाँ, कम रजिस्टर, स्टैंडर्ड रजिस्टर वायर भी कह सकते हैं, और एक गुड कंडक्टर में भी यही कंडीशन आपकी वैल्यू होती है, गुड कंडक्टिंग वायर लिख सकते हो आप इसको साइड में ना, गुड कंडक्टिंग वायर। एक अच्छी कंडक्टिंग वायर जैसे कॉपर है, अपने बिजली के घरों में हम क्या, हमको वायर का पर्पस क्या होता है, हमको करंट पास कराना है। तो एक अच्छी कंडक्टर, एक अच्छी कंडक्टिंग वायर हम लेके आएंगे मार्केट में, तो उसकी खास बात ये होगी कि उसका अल्फा लेस होगा, यानी टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है मान लो, लेकिन उस पर रजिस्टेंस पे कोई बहुत ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा उसकी, एक मिनट, रजिस्टिविटी हाई, अच्छा कुछ गड़बड़ है, रुको, अभी इसको रजिस्टर ही रहने देते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग वायर का जब पढ़ेंगे तो उसकी एक प्रॉपर्टी अलग होती है। तो स्टैंडर्ड रजिस्टर वायर के लिए अल्फा लेस होना चाहिए और रजिस्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए, ताकि करंट आपका ज्यादा ना फ्लो हो पाए उस वायर में, ठीक है। अगर ज्यादा करंट, एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा उस पर्टिकुलर वायर में तो वो वायर खराब हो जाएगी। तो रजिस्टिविटी शुड बी हाई, अल्फा इज लेस, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मैग्नीन। इस बात में कोई दिक्कत है आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एक बार बता दो मुझे। देखो अभी मान नो के, सर। रजिस्टिविटी भी हर वायर की फिक्स रहती है। हाँ, अरे असल में हो क्या रहा है, देखो हम क्या लेने जा रहे हैं, हम एक रेजिस्टेंस लेने जा रहे हैं मार्केट में। ये कंडक्टिंग वायर नहीं है, ये रजिस्टिंग वायर है, रजिस्टर वायर। तो रजिस्टर वायर एक खास बात उसकी ये होनी चाहिए कि भैया इसके रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज ना हो। तो रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज ना हो का मतलब क्या है कि उसका अल्फा लेस होना चाहिए, तभी उसका टेम्परेचर वेरिएशन पे कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। दूसरा, अच्छा रजिस्टर वो होता है जिसकी कंडक्टिविटी कम हो। तो यानी अगर रो क्या होती है, रो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, यानी ये वायर में करंट को रोकेगी, ठीक है। तो मैग्नीन आपका हो गया एग्जाम्पल, नाइक्रोम आपका हो गया एग्जाम्पल, ये जो मटेरियल होते हैं, क्रोमियम हो गया आपका एग्जाम्पल, इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है। तो एक अच्छे रजिस्टर वायर के लिए फाई हाई होना चाहिए, अल्फा लेस होना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे भी एग्जाम में आ रहा था, मुझे ध्यान आया, या तो प्री बोर्ड के एग्जाम में आया था या किसी फाइनेंशियल बोर्ड के एग्जाम में आया था, तो इसको ध्यान रखना है आपने। मैग्नीन, नाइक्रोम, क्रोमियम, ये नाइक्रोम का तो टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज हो जाता है। तो अगर उसका वे अल्फा तो क्या कुछ कह रहे हैं मुस्कान जी? कुछ नहीं भैया। पूछ लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तो दे दो यार आंसर। क्या क्या पूछा आपने? नाइक्रोम में तो टेम्परेचर बहुत जल्दी हो जाता है राइज, तो अल्फा लेस का क्या मतलब? अल्फा लेस का मतलब है, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, आर नॉट वन प्लस डेल्टा टी। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, अल्फा की वैल्यू आपकी 0.1 हो, 0.2 हो, तो कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो, मल्टीप्लाई जब 0.1 वैल्यू से करोगे तो वो कम ही हो जाएगा। और यही अल्फा आपका होगा 5, और टेम्परेचर भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रजिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा। अल्फा 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे वैल्यू में रहेगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने पर भी रजिस्टेंस में कोई खास चेंज नहीं आने वाला। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस वायर ऐसी होनी चाहिए कि जिसका एक तो रेजिस्टेंस में ना चेंज हो, तो अल्फा लेस होना चाहिए, और उसमें करंट भी कम पास हो, इसलिए उसकी रो हाई होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी है हमारे पास एक अच्छे रेजिस्टेंस वायर के लिए, ठीक है। कंडक्टेंस वायर में थोड़ा सा चीजें उल्टी हो जाएंगी, वो अभी आगे हम किसी क्वेश्चन में देखेंगे। बढ़े आगे। अब कुछ ग्राफ आपको बनाने हैं कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन
हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डालो। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन resistivity slash resistance एंड टेम्परेचर, या रेजिस्टेंस हो या रजिस्टिविटी हो, उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का आपने एक ग्राफ बनाना है। 4 पहला मटेरियल है आपके पास कॉपर। कॉपर कैसा मटेरियल है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है? अच्छा कंडक्टर है। कंडक्टर है। कंडक्टर कॉपर एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तभी हम कॉपर वायर यूज करते हैं अपने घरों में। दूसरा हमारे पास क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। आज है कहाँ बच्चे, दिख ही नहीं रहे। हाँ चल, समझ में आ रहा है? रिया समझ में आ रहा है? प्रियांश? यस सर। चलो यस सर आ रहा। हाँ बस, बोर हो जाता हूँ मैं, बोलते रहा करो बीच बीच में, ठीक है। चलो, कॉपर हो गया कंडक्टर, जर्मेनियम हो गया सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो सेमीकंडक्टर, उन दोनों में डिफरेंस था, अल्फा इसके लिए पॉजिटिव था और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या था हमारे पास? अल्फा नेगेटिव था। दोनों में रिवर्स रिलेशन। अब अगर मुझे कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा? ये रहा मेरे पास टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर, और रेजिस्टिविटी, दोनों के लिए यही बनेगा। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर आए सेम, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर आए सेम। ये जो ग्राफ का नेचर आपका बनेगा इस तरीके से, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये वाला ग्राफ जो आपका बनेगा, भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी होगा, जो अगर एक कर्व का मतलब तो स्क्वायर में होता है ना। नहीं यहाँ पर जो देखो, ये जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर है ये किस फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहे हैं? ये आपके आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक मिनट रुको, मैं इसको भी आपको इस ग्राफ को समझाता हूँ, अगली लाइन में समझाता हूँ कि ग्राफ बन कैसे रहा है। और ये भी बताना, ये ओरिजिन से चालू क्यों नहीं हो रहा है, हाँ बीच का ये क्यों हो रहा है? ये भी बता रहा हूँ। आर वर्सेस रो, मतलब ये आर स्लैश रो टेम्परेचर ये, और इधर आर स्लैश रो टेम्परेचर ये तो समझ में आ रहा है। चलो ये भी बताता हूँ, अभी ग्राफ बना लिए दोनों, अभी बताता हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है। भैया आपने जर्मेनियम के नीचे क्या लिखा? जर्मेनियम के नीचे लिखा है कि अल्फा, ये अल्फा इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, और भैया इसके लिए अल्फा सेमीकंडक्टर एलओए के लिए नेगेटिव रहेगी ना? क्या? सेमीकंडक्टर, एलओए हाँ इनके लिए सेमीकंडक्टर नेगेटिव है। इनके लिए वैल्यू नेगेटिव है। फिलहाल यहाँ पर अल्फा नेगेटिव है और इधर अल्फा पॉजिटिव है। चलो ये अब दूसरे देखो, वाला नीचे की तरफ जा रहा है ना। हाँ मतलब इसमें इनवर्स रिलेशन है पूरा, ऐसे जैसे बनता है ये वाला, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाएगा, मिलेगा नहीं। चलो अब देखो मापना क्या है, कि ये अपने पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पर वेरिएशन का, हमें ग्राफ के लिए ना फॉर्मूला चाहिए होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब देखो आर नॉट तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही रहेगा, यानी उसके अंदर, सिस्टम के अंदर यानी वायर के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ही। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ से क्यों शुरू हुआ, ये वैल्यू आपके पास आर नॉट थी कि ऑलरेडी कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात आई कि टेम्परेचर पे, तो इतना तो रेजिस्टेंस आपके पास रहेगा। इसके बाद जो रहेगा वो अल्फा डेल्टा टी पे रहेगा। अगर अल्फा आपका पॉजिटिव है वैल्यू, तो ये वैल्यू अब इंक्रीज होगी, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। सेम ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ये हम रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो रेजिस्टिविटी के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसके नीचे ही लिख लेना, ठीक है। वहां जब वो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखा है वहां पर ये वाली चीज भी लिख लो कि रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आप देखोगे तो ये रो है, और यहाँ से जो शुरू होगा वो रो नॉट शुरू होगा, और इस तरीके से अल्फा पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो आपका कंडक्टर के लिए बन गया, किसी भी कंडक्टर मटेरियल के लिए। सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए क्या होता है, ये महाशय तो हो जाते हैं नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गए तो एक तरीके से मानो कि ये वैल्यू, चलो इसको अगले पेज पे बनाते हैं। आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब क्या है, अल्फा नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब समझ लो कि यहां पर अब है क्या, माइनस, ठीक है। तो यानी अब इसका जो वेरिएशन होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, डेल्टा टी बढ़ाते जाओगे, ये माइनस है,
ये ओरिजिनल वैल्यू में से भी रेजिस्टेंस कम करता जाएगा। तो इसलिए इसका जो कुछ रेजिस्टेंस बनता है वो इस तरीके से रिवर्स बनता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें इन्वर्स इस तरीके से हम बना देते हैं। ये वाला ग्राफ और दिखाना। वो वाला ये रहा। ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। अच्छा एक चीज और चलो एक क्वेश्चन बस और रह गया, वो कर लो। क्वेश्चन क्या, ग्राफ ही है, सिर्फ आपको बताना है कि मान लो, एक मिनट में देख लूं क्या दे रखा है। अल्फा आपके पास आया था आर टी माइनस का आर नोट, ठीक है, और आर नोट बाय डेल्टा टी। तो ये जो ग्राफ आपने बनाया डेल्टा टी वर्सेस आर के बीच में, अगर ये मान लो ग्राफ आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, जनरली कर्व ही होता है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन हम स्लोप, इस देखो कोई भी ग्राफ कर्व है तो स्लोप कैसे निकलता है उसकी स्ट्रेट लाइन करके, तो इस तरीके से दे रखा है। ये वैल्यू आपको दे रखी है आर नोट, ये वैल्यू आपको दे रखी है आर टी। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप, ये क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन भी है और एक तरीके से बता रहा हूँ, बस फॉर्मूला इसमें से निकाल रहा हूँ मैं। देखो ये मान लो कि एक रेजिस्टेंस वर्सेस डेल्टा टी का एक ग्राफ है, ये वैल्यू आपको, ये स्ट्रेट लाइन बना लो फिलहाल, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीधी बनाना। ये वैल्यू आपकी आर नोट है, ये वैल्यू यहाँ पर आर टी है। अब आपको इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप मतलब कैसे निकालोगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इस ग्राफ का स्लोप हम इस तरीके से निकालते थे, किसी भी ग्राफ का स्लोप ए बी अपॉन बी सी, यानी वाई एक्सिस का अमाउंट और एक्स एक्सिस के अमाउंट को डिवाइड हम कर देंगे तो हमारा स्लोप आएगा ग्राफ का, तो ए बी बाई बी सी जाएगा। अब ए बी की वैल्यू क्या है, आर टी माइनस का आर नोट, और इधर क्या है, यहाँ पर बी सी की वैल्यू है हमारे पास डेल्टा टी। तो ये स्लोप ऑफ ग्राफ क्या आया है, मतलब ये देखो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी, ये स्लोप के इक्वल आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास स्लोप अपॉन आर नोट। तो अगर आपको ग्राफ से निकालने के लिए आ जाए अल्फा, तो इस तरीके से आप ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप बाय आर नोट आप कर देंगे तो आपका जो होगा वो आंसर आ जाएगा। यानी कुल मिला के जो आर टी माइनस आर नोट बाय डेल्टा टी दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको स्लोप दे रखा है किसके ग्राफ का, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ का, फॉर अल्फा पॉजिटिव कंडक्टर के लिए। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये नहीं आ गया भैया। भैया। नहीं आ आया गया। भैया। नहीं आया, मीटिंग में 3 मिनट रह गए, बंद हो जाएगा फिर से। रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, देखो दोबारा देखो, ये रहा अपना ग्राफ। इससे ऐसे भी तो कर सकते हैं, टेन थीटा बाय डेल्टा टी, नहीं टेन थीटा बाय आर नोट। कर लो, हर जगह टेन थीटा नहीं लगता स्लोप में। देखो ये पता है ये आर नोट है, और ये पता है कि ये इंक्रीज टेम्परेचर है आर टी, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर, ठीक है, ये तो पता है, नहीं पता तो पता कर लेते हैं। अब आपको क्या है कि देखो पहले, इससे पहले ना बेसिक नॉलेज स्लोप की देख लो। स्लोप की नॉलेज कैसे निकलती है कि ये आपका कर्व है, तो आप क्या करते हो, स्लोप ऐसे निकालते हो, यानी y वाले पोर्शन को x वाले पोर्शन से डिवाइड कर देते हैं। ये पॉइंट y2 है, ये पॉइंट y1 है। देखो पहले स्लोप ही समझाना पड़ेगा इसके लिए। देखो जिनको समझ में आ गया वो लोग जा सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग रुके, ठीक है। ये एक पॉइंट है, मान लो एक ग्राफ में ए बी की, जैसे इसमें बताया ए बी अपॉन बी सी स्लोप निकालिए, वैल्यू निकालेंगे कैसे ग्राफ में? ग्राफ में वैल्यू दी होगी ना, आर टी की दी होगी, आर नोट की दी होगी, इस तरीके से। ये मान लो आपका पॉइंट है x1 y1, ठीक है, ये आपका पॉइंट है x2 y1, और ये आपका पॉइंट है x2 y2। x और y के ग्राफ है सिंपल, कोई वैल्यू होगी, तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप इक्वल होगा, देखो ये वाली वैल्यूज में से पहले आप y2 वाले में से y1 माइनस करेंगे, तो y2 माइनस y1, इस पॉइंट में से ये पॉइंट आप माइनस करेंगे तो अपर लेंथ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप ये लेंथ निकालेंगे, फिर इसके लिए क्या करेंगे, x2 में से x1 वाला पॉइंट माइनस करेंगे, तो आपका स्लोप इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। इस वाले में भी क्या किया, हमें अब इस लेंथ का स्लोप निकालना है, तो हम स्लोप कैसे निकाल दें, हम क्या कर रहे हैं, ये आर टी, ये पॉइंट है y में और ये आर नोट है, तो आर टी माइनस आर नोट कर रहे हैं, तो अपर वाला पोर्शन आ रहा है y एक्सिस वाला, और इधर से क्या है, यहाँ से
यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है, यानी इस पॉइंट का टेम्परेचर और इस पॉइंट का टेम्परेचर का जो चेंज आएगा वो आपका हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका स्लोप बन गया। नहीं आया समझ में? शायद नहीं आया। आ गया। आगे भैया लीव कर दें। हाँ लीव कर दो, वैसे ही बंद होने वाली भैया है। नमस्ते। नमस्ते। तो ये स्लोप आपका आर टी, अब वो क्या है आपके पास, अल्फा आप आर टी माइनस आर नोट बाय ये जो चीज है यहाँ पर डेल्टा टी, इसको आपने स्लोप लिख लिया और अपॉन में यहाँ पर आर नोट था तो वो लिख दिया, तो स्लोप बाय आर नोट फॉर्मूला आ गया अल्फा का। ठीक है, इस तरीके से। बाकी मीटिंग का टाइम ओवर हो गया, एकरा जी से बात करनी थी, अभी मैं दोबारा चलो बात कर लूँगा बाद में। चलो आप लोग जा सकते हो, आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्ते सबको। थैंक यू भैया।